नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 25 मार्च को कोलकाता में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 2 मुस्लिम लीडर्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इसमें पहला नाम है एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और दूसरा नाम है वो जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवा रहा है ना, वो नेता हुमायूं कबीर। दूसरा नाम है उस नेता का। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह गठबंधन होना तय है। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट मुझे लगता है एआईएमआईएम की तरफ से जारी नहीं हुआ है, लेकिन 25 मार्च का दिन मुकर्रर किया गया है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट हम जारी कर देंगे। अब हो सकता है मैं गलत हूं, पंकज जी आप बता दीजिएगा कि अनाउंसमेंट हुई है नहीं, लेकिन ये जो समीकरण बन रहा है, बताया जा रहा है कि 182 सीट पे हुमायूं कबीर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारेंगे, 8 सीटें एआईएमआईएम को चाहिए होंगी। तो कितना फायदा होगा, मुसलमानों का वोट बैंक क्या इन्हें मिलेगा, और दूसरी बात नुकसान कितना होगा ममता बनर्जी को। गठबंधन की घोषणा हो गई है। कल ओवैसी ने भी अपनी तरफ से यह घोषणा कर दी है कि हम हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं। ऑफिशियल इसलिए होना बाकी है कि एक और पार्टी है इंडियन सेकुलर फ्रंट आईएसएफ, जो कि फुरफुरा शरीफ दरगाह वालों की पार्टी है। पहली बार ऐसा होगा बंगाल में कि जितनी भी मुसलमानों की पार्टियां हैं वो एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगी। और मुझे लगता है कि एक बार ओवैसी को सुना देते हैं, उन्होंने कल जो कहा है, उसके बाद ये मुझे आसानी होगी कि वो बता रहे हैं कि कैसे हम कहां गठबंधन करने वाले हैं। तो एक बार उनका बयान सुना देते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। ठीक है। असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से ऐवान असेंबली में गरीब और मजलूम आवाम की आवाज़ को उठाए। सुन लिया सभी दर्शकों ने कि ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं। पंकज जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैंने जैसे कि बताया कि पहली बार ऐसा हो रहा है पश्चिम बंगाल में कि मुसलमानों की रहनुमाई करने वाली पार्टियां गठबंधन में आकर लड़ रही हैं। हुमायूं कबीर की पार्टी तो नहीं है। पिछली बार जो आईएसएफ थी, इंडियन सेकुलर फ्रंट, ये सीपीएम कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ी थी। 90 ऐसी सीटें हैं पश्चिम बंगाल में जहां पे मुसलमान डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और मैंने ही एक वीडियो में बताया था कि सिर्फ बंगाल नहीं, देश भर के मुसलमानों के बीच एक राय उभर कर आ रही है कि ये जो सेकुलर दल हैं वो हमारा ख्याल नहीं रख सकते और न रखते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कितने मुसलमानों को टिकट देते हैं। बिहार में भी ये बात आई थी कि तेजस्वी यादव हैं, अगर साहनी अगर उप मुख्यमंत्री का दावेदार है, उसने घोषणा करवा ली, तो मुसलमानों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, मुसलमान कोई क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री हो सकता, या फिर कितने मुसलमानों को टिकट दिया। तो अब राज्य दर राज्य जब एनालिसिस करके आप निकालेंगे तो सेकुलर दल जो हैं वो मुसलमानों के टिकटों की संख्या कम करते जा रहे हैं और कोई इंपॉर्टेंट पद भी नहीं दिया जाता। वो इसलिए क्योंकि ये सो कॉल्ड सेकुलर दल ये समझते हैं कि ये जाएंगे कहां, इनके पास ऑप्शन कहां है, बीजेपी को हराने के नाम पे अंत में हम ही को देंगे। तो मुसलमानों की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, इवन ओवैसी और बाकी भी, ये कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के बीच इस बात के लिए आम राय बनाई जाए कि आप फिर उन दलों को वोट क्यों देते हो, आप मुसलमानों की एक अपनी पार्टी बनाओ। देश भर में आपकी पॉपुलेशन 20% है और अगर आप 20% एकजुट हो जाओगे तो जाहिर तौर पे कुछ ना कुछ दूसरे का मिलेगा ही। जैसे जय भीम जय मीम वाले कुछ दलित भी आप प्राप्त कर लोगे। अगर आप 30% पहुंच जाते हो तो एग्जैक्टली यही फिगर है जो कि 33% के आसपास बीजेपी को मिलता है, जो उसका बेस वोट है। तो आप एक बड़ी पार्टी बन जाओगे। आप जब बड़ी पार्टी बनोगे तो फिर आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। आप जिनकी पालकियां उठा के चल रहे हो, जिनकी दरियां बिछा रहे हो, वो तो आपको कोई कौड़ी बराबर मोल देते नहीं है। इफ्तार में आप ही का खजूर खा लिया, आप ही का भोजन किया और बाद में आप ही को टिकट काट देते हैं। तो इसी रणनीति के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में आप देखिएगा कि जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टियां हैं वो एक साथ धीरे धीरे आएंगी। शुरुआत बंगाल से हुई है जिसमें आईएसएफ,
हुमायूं कबीर की पार्टी और ओवैसी की पार्टी। नहीं, लेकिन आईएसएफ ये के आने तीनों के कितने एक साथ चांसेस हैं? आएगी। क्योंकि अब तक जो हम उनके बयान, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो तो 33 सीटों पर अकेले अपने दम पर लड़ने के संकेत दे रही है। तो 25 मार्च को ये गठबंधन होगा भी या नहीं? इसीलिए तो इंतजार करने के लिए कहा गया है। ओवैसी और ये दोनों खुद ही बातचीत कर रहे हैं। दिक्कत सिर्फ ये आ रही है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि ये हुमायूं कबीर भी चाह रहे हैं और फुरफुरा शरीफ वाले भी चाह रहे हैं कि हम दोनों का ये है। वो 8 से 10 सीटें हैं। अगर उस 8 से 10 सीटों को लेकर इनके बीच समझौता हो जाता है कि ये तीनों पार्टियां आ जाएगी गठबंधन में। बहुत सारे पत्रकार इस चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं, फिर टीएमसी का क्या होगा? अब ये सवाल तो TMC मैंने वालों भी के लिए उठाया चिंता था की शुरुआत बात है। में, तो आप मुझे तो नहीं कह रहे। ये सवाल तो पूछना इसलिए नहीं, जायज है। बहुत सारा देखिए, एनालिसिस। हुमायूं कबीर ने जब बाबरी मस्जिद का ऐलान किया, टीएमसी ने उसको निष्कासित किया, उसी वक्त से लोगों ने कह दिया था कि बीजेपी की साजिश है कि भाई आप एक बी टीम तैयार करते हैं वहां पर, वो मुसलमानों का वोट बैंक खींचेगा। अभी ओवैसी तो पहले से इस ठप्पे को झेल रहे हैं, बी टीम वाले, अब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि टीएमसी का अब क्या होगा? देखिए, बहुत आसान है इस बी टीम को खत्म कर देना। टीएमसी आज गठबंधन कर ले, सारे के सारे ये बी हो ए टीम में आ जाएंगे, बात सही है। और फिर मुसलमानों के वोट का बंटवारा नहीं होगा। ये तो टीएमसी के हाथ में है। लेकिन टीएमसी का कहना है कि एक सीट नहीं दूंगी मैं इन लोगों को। महाभारत में कहा था ना, सुई की नोक के बराबर जो जमीन है वो भी नहीं दूंगा पांडवों को। यही कह रही हैं ममता बनर्जी कि इन मुसलमान पार्टियों को मैं सुई की नोक के बराबर भी सीट नहीं दूंगी। तो आप बी टीम क्रिएट कौन कर रहा है? वो गठबंधन, वो तो टीएमसी कर रही है। टीएमसी को ऐसा लगता है कि सारा मुसलमान वोट उसको मिल जाए। अरे चलिए, टीएमसी तो फिर भी मजबूत है। कांग्रेस जिसको कोई पूछ नहीं रहा है बंगाल में, वही गठबंधन कर लेती इनके साथ। आपको ऐसे भी तो जीरो आने वाला है। इनके बदौलत हो सकता है 2-4 कम से कम संख्या गिनाने लायक रहे। तो वहां तो पता चला कि बंगाल में का भी नहीं पता है। पवन खेड़ा बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं कि हमारा जनाधार है, अकेले लड़ लेंगे, ये करेंगे। लड़ने में थोड़ी ना रोक है किसी को। लड़ तो समुचे लिया प्रशांत किशोर भी बिहार में 243 हो, लेकिन 242 सीट पे जमानत जब्त होगी तो क्या कीजिएगा? यह स्थिति है वहां पे। मैं इसे अच्छा नहीं मानता नम्रता। अगर इस देश में मुसलमानों के बीच ये मैसेज चलाया कि हमारी अपनी पार्टी होनी चाहिए जो कि हमारी बातों को रखे, हमारी नुमाइंदगी करे, तो याद रखिए इस देश में एक मुस्लिम लीग खड़ा हो रहा है। शुरुआत में मुस्लिम लीग भी देशभक्ति था। मुसलमान बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं है, और ये सब जानते हैं। कितना बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास कर ले, उनकी जो राय है वो सबको दिखती है। तो उनको अब ऐसा आदमी, और फिर उनको लगता है कि जो सेक्युलर, आपने ठीक कहा कि सेक्युलर वालों के साथ वो इसलिए नहीं जाना चाह रहे कि भाई इन्होंने हमारा अब तक भला किया क्या है, तो वो ढूंढ रहे हैं अपना नेता। नहीं, सेकुलर दल क्यों भला करेंगे? अगर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बनाऊं और मुझे पहले से ही पता हो कि सारे मुसलमान का वोट मुझे ही मिलेगा, तो मैं क्यों आपके बीच में काम करूंगा? मैं दूसरी तरफ ध्यान दूंगा ना कि जहां से और मिलने की उम्मीद है। चुनाव के घोषणा से पहले ही हर राज्य में यह पता होता है कि मुसलमान का वोट कहां जाने वाला है, कहां जा रहा है। बिल्कुल, हर किसी को पता है। आप मुझे 2 साल पहले पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा कि यूपी में मुसलमानों का वोट अखिलेश के पास जाएगा। आप मुझसे चुनाव के 1 साल पहले पूछ लेते तो मैं बता देता कि जाने वाला है आरजेडी की तरफ। यह दुनिया में किसको नहीं पता है? जिस हम और आप वोट करते हैं कि कौन हमारे लिए काम करेगा, वो ये वोट करते हैं कि कौन बीजेपी को हराएगा। और ये 80 जब से बीजेपी बनी है, राम मंदिर आंदोलन से 1990 चलिए 2 से मैं मान सकता हूं कि बाबरी विध्वंस की घटना हुई थी, उससे पहले भी हालांकि नहीं देते थे बीजेपी को, लेकिन चलिए 1992 से 2026 है, मतलब कि 8 साल और 26 इधर 35 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को रोक लें। बीजेपी रुकी, 2 से 88 हुई, 88 से 145 हुई, आज भारत की सबसे बड़े। आप जिसको 40 साल 35 साल से रोकने की कोशिश कर, वो रुक नहीं रही है, तो आपकी रणनीति तो वहीं फेल हो गई। आप दूसरी रणनीति अपनाओ। अब दुनिया में, भारत में कहीं चुनाव हो रहा है, सबको पता है कि मुसलमानों का वोट कौन लेके जा रहा है। ऐसा क्या प्रेडिक्टेबल होना यार? अब कहेंगे कि मैं बेवकूफ क्यों बोलता हूं, तो फिर वो आहत हो जाएंगे। अरे बेवकूफ हो, बोलता कोई नहीं है। तुमको हर कोई पता है कि तुम दर्री बिछाने से ज्यादा नहीं हो। काम करे या नहीं करे, तुम्हारे लिए आके तुम्हारे पैसों का खजूर भकोस जाए, वो तुम्हारा नेता हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है। बात होगी। उनको डर लगेगा तुमसे। किसी भी नेता को अगर जनता से डर लगेगा, अगर ये भय होगा कि अरे बाप
मुसलमान इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, तब वो आपको वैल्यू देगा। ये डर कायम रहना चाहिए नेताओं के अंदर। ठीक है, फिलहाल देखने वाली बात चाहे है कि वो बंगाल में ठीक है, बीजेपी को नहीं देना है, कांग्रेस ठीक को है। दे दो, ऑप्शन तो रखो, कांग्रेस को, टीएमसी को, सीपीए, ऑप्शन तो रखो। तुम तो पहले ही माथा पर टोकरी लेके तैयार हो कि हमारा वोट लीजिए, उड़ेल दीजिए, तो बेवकूफ हो, गधे हो, इसका मतलब तुम। नहीं नहीं, चलिए ठीक है। दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूं। बंगाल में जो बड़ा बदलाव होने वाला है, 25 मार्च को उसका ऐलान होगा और उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन भविष्य के गर्भ में है कि इंपैक्ट क्या होगा। शुक्रिया पंकज जी, बाकी आपके हवाले ये वीडियो। बताइएगा जरूर आप इस पर क्या राय रखते हैं। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।